हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे जीएमएम फॉडलर के बारे में। तो जीएमएम फॉडलर एक बहुत ही यूनिक स्टॉक है और शायद जीएमएम फॉडलर का नाम सुन के बहुत लोगों के दिमाग में सौरभ मुखर्जी का चेहरा आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ही स्टॉक को इंडिया में सबसे ज़्यादा शायद फेमस किया है और उनकी वजह से ही शायद ये स्टॉक इतना चला है। और इसकी वजह से उनको बहुत सारा बैकलैश भी मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक पहले काफ़ी हाई प्राइस पे हुआ करता था पर अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो बहुत सारे लोग शायद इसमें थोड़े ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं। पहले डिस्क्लेमर रहेगा, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा बात मान के आप कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ना ले, आप खुद का रिसर्च खुद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जीएमएम फॉडलर कंपनी करती क्या है, ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। हम रिटेल इन्वेस्टर्स में एक प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी क्या करती है ये देखते ही नहीं है। कहीं से सुन लेते हैं कि ये स्टॉक चल सकता है बहुत ज़्यादा और सुन के ही ले लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिजनेस को समझिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो जीएमएम फॉडलर कोरोशन रेजिस्टेंट ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स बनाती है। किसके लिए? फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो जो मान लीजिए, मैं ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि जो केमिकल्स होते हैं ना, तो वो हम क्या किस में रखते हैं? ग्लास के जार में रखते हैं। पर वो जो ग्लास का जार होता है या फ्लास्क होता है, वो कोई नॉर्मल ग्लास नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल जो ग्लास होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं उसमें अगर आप कोई ऐसा केमिकल रखेंगे तो ओवर द टाइम वो ग्लास को डिके कर देगा और वो ग्लास खराब हो जाएगा, वो फट भी सकता है, गिर भी सकता है। इसके लिए थोड़ा हाई क्वालिटी ग्लास का ज़रूरत होता है, जो ये कंपनी मेनली बनाती है। और अगर हम देखें कि इस सेगमेंट में जेएमएम फॉडलर इंडिया का मार्केट लीडर है। ओवर 50% मार्केट शेयर इसका है अभी इंडिया में। तो अभी हम चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। कंपनी का मार्केट कैप है 6,722 करोड़, मतलब 6,722 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जो एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी के बीच में यह कंपनी है। मतलब कभी कभी प्राइस कम होता है तो स्मॉल कैप में आ जाती है, और प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है तो एक छोटी मिड कैप कंपनी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक पी क्या है? स्टॉक पी है 35 का, जो ठीक है इस साइज के कंपनी के हिसाब से। ROC है 22% और ROE है 24.9%। तो ROE यहाँ पे ROC से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी पे डेट है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो पे, जो है 1.06 का। अभी कंपनी का अगर हम PEG रेशियो देखें तो 1.11 का है, मतलब कंपनी करीब करीब फेयरली वैल्यूड है अभी। अगर कंपनी का EPS ग्रोथ अगर हम देखें तो वो है 3 साल में 31.1% का, 5 ईयर्स में 30.8% का। सेल्स ग्रोथ है 3 ईयर्स में 75.2% का और 5 ईयर्स में 50.9% का। जबरदस्त सेल्स ग्रोथ है कंपनी में। और अगर हम देखें कि 5 साल से ज़्यादा 3 साल का सेल्स ग्रोथ है, इसका मतलब इसका सेल्स बढ़ा है ओवर द ईयर्स। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.4 का है, जो ठीक ठाक है, मतलब खराब नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ से मतलब कोई कंपनी का अगर EPS ग्रोथ ही 30% के आसपास का है, सेल्स ग्रोथ अगर इतना हाई है 50% के ऊपर का है, तो बहुत ही हाई चांस है कि फ्यूचर में जाके इसका PE एक्सपांशन हो सकता है और स्टॉक प्राइस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर हम इसके मीडियन PE पे आ जाए तो मीडियन PE है कंपनी का 59.5 और अभी का PE चल रहा है 35 का। अगर ये कंपनी अपने मीडियन PE पे भी चला जाए तो भी हमको यहाँ से एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। पर हम इस पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे मीडियन PE पे ज़्यादा, क्योंकि ये एक छोटी साइज की कंपनी में PE का काफ़ी अप डाउन हो सकता है। तो मीडियन PE को अभी हम थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे, पर हाँ, इसका PE एक्सपांशन का चांस बहुत हाई है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाए तो ये कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो दिसंबर क्वार्टर मतलब जो लेटेस्ट क्वार्टर में रिजल्ट आया है, तो वो पिछले क्वार्टर से मतलब सितंबर क्वार्टर से तो कम आया है। पर अगर हम दिसंबर 22 से दिसंबर 23 का अगर हम कंपेयर करें तो सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। जो 780 करोड़ का था सेल्स, वो 856 का हुआ है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। कंपनी का अगर हम ईयरली ग्रोथ देखें तो मार्च 2021 में जो सेल्स था 1001 करोड़ का, वो अभी 35,072 करोड़ चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम नीचे आ जाए तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 10 साल में 31% से बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 35% से बढ़ा है और स्टॉक प्राइस 10 साल में 47% से बढ़ा है। 5 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 51% से बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 31% से बढ़ा है और जो स्टॉक प्राइस है वो 33% से बढ़ा है। तो इसके बाद आता है एक इंटरेस्टिंग डेटा। 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 75% है, प्रॉफिट ग्रोथ 32% है
पर स्टॉक प्राइस बस 7% ही बढ़ा है। तो यहाँ पे कंपनी हमको अच्छा खासा अंडर वैल्यू देखने को मिल रही है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जाए, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो सेल्स ग्रोथ 19% से बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ 23% से बढ़ा है, पर स्टॉक प्राइस -2% से डाउन है। तो यहाँ पे भी कंपनी हमको अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अभी अगर हम इसका थोड़ा बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो पहले नहीं था, मार्च 2019 तक नहीं था। 2020 से इस पे थोड़ा डेट आना स्टार्ट हुआ है, जो ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है। रिजर्व भी बढ़ रहा है, पर अभी इसका लोन भी बढ़ रहा है, जो इसका डेट है इसके ऊपर। तो एज इन्वेस्टर्स हमको थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि लोन जो बढ़ रहा है वो खराब चीज़ है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है और भी सारे कंपनीज को एक्वायर कर रही है। तो इसकी वजह से शायद कंपनी को अभी डेट लेना पड़ रहा है, और डेट लेने की वजह से जो इसका एक्सपेंशन हो रहा है उसका रिजल्ट शायद हमको फ्यूचर में इसके स्टॉक प्राइस पे पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है, अगर इसका सेल्स ग्रोथ अच्छे से बढ़े तो। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाए तो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली कम हुआ है। इसका रीजन है कि जीएमएम फॉडलर के नाम में जो फॉडलर है ना, तो फॉडलर एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर थे ये लोग इस कंपनी में। तो उन्होंने अपना एग्जिट लिया है। जैसे मान लीजिए कि एज रिटेल इन्वेस्टर्स हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो प्रॉफिट होता है तो हम एग्जिट लेते हैं ना, तो वैसे ही ये जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे तो इन्होंने अपना एग्जिट लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉक में एफआईआई का काफ़ी अच्छा होल्डिंग है। करंट क्वार्टर में जो दिसंबर क्वार्टर गया उसमें थोड़ा होल्डिंग कम हुआ है, करीब करीब 4% से, और डीआईआई का होल्डिंग थोड़ा बड़ा है, करीब करीब 0.5% से। पब्लिक होल्डिंग 4% बढ़ा है। अगर अभी हम इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो हमको वीकली टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है। ये डब्ल्यू अभी बना नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ से अगर स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरह मोमेंटम बनाता है तो ही हम बोल सकते हैं कि ये डब्ल्यू बन रहा है, वरना ये स्टॉक ये लो तोड़ के नीचे भी आ सकती है। पर क्योंकि स्टॉक का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, अच्छा है, तो शायद यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाए। अगर नहीं भी जाता है, अगर नीचे भी आता है, तो ये ऐसा स्टॉक है जिसको हम डिप पे बाय कर सकते हैं। जितना डिप पे मिले उतना ही बाय कर सकते हैं, अभी के जो हम फंडामेंटल्स देख रहे हैं उसके हिसाब से। तो अगर ये स्टॉक ये डब्ल्यू बनाता है, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं डब्ल्यू बना हुआ है, अगर डब्ल्यू बनाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो आएगा करीब करीब 1660 के आसपास। तो यहाँ से एक 12% का गेन हमको देखने को मिल सकता है। और अगर ये अपना डब्ल्यू कंप्लीट करता है तो टारगेट आ रहा है इसका ऑलमोस्ट 1900 का, जो यहाँ से एक 28% का गेन हमको देखने को मिल सकता है। पर ये जो स्टॉक है ना जीएमएम फॉडलर, ये हम नॉर्मली 12, 15 या 20% गेन के लिए नहीं लेते। ये हम दिमाग में मल्टीबैगर गेन सोच के ही लेते हैं ऐसा कंपनी, क्योंकि देखिए ये थोड़ा बहुत तो रिस्की कंपनी है, तो इतना अगर रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी हमको थोड़ा बड़ा ही सोचना पड़ेगा। तो अगर अभी हम देखें कि कौन सा फंड हाउस इस स्टॉक पे क्या टारगेट दे रहा है, तो हमारे रिसर्च के हिसाब से हमको कोई भी रिसेंट कॉल नहीं मिला किसी भी फंड हाउस का इस स्टॉक के ऊपर। लास्ट हमको ये मिल रहा है 2020 अक्टूबर का। तो अगर आप लोगों को पता होगा किसी फंड हाउस का जीएमएम फॉडलर में कोई कॉल आया है तो प्लीज हम लोगों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहां तक ही रखेंगे आज का वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा चैनल एकदम नया है। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमको भी थोड़ा उत्साह मिलेगा आगे वीडियो लाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।